नमस्कार। तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन बीजेपी को अपना अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। जनवरी 2024 से लेकर के अभी तक बीजेपी कुछ फाइनल नहीं कर पाई है। पहले कहा गया कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ऐलान कर दिया जाएगा, फिर कहा गया कि हरियाणा को चुनाव हो जाने दीजिए, फिर ऐलान कर दिया जाएगा, फिर कहा गया कि महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद तो पक्का ऐलान कर देंगे, लेकिन फिर भी ऐलान नहीं हुआ। फिर कहा गया कि कुंभ की वजह से मामला अटका हुआ है, फिर भी ऐलान नहीं हुआ। फिर कहा गया कि दिल्ली चुनाव की वजह से मामला अटका हुआ है। ऐसे करते करते 1 साल हो गया, लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। तारीख पर तारीख मिल रही है, कई तारीखें आई, अब नई तारीख है 15 मार्च। अब सवाल यह है कि बीजेपी ऐसा कौन सा मंथन कर रही है कि अपना अध्यक्ष ही फाइनल नहीं कर पा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी है। मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब नई तारीख आ गई है सर, 15 मार्च। तारीखें पर तारीखें आ रही हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा फाइनल नहीं हो पा रही है। कौन सा मंथन चल रहा है सर? प्रज्ञा जी, ये तो आप उस स्टाइल में बात कर रही हैं जैसे वो फिल्म में बताया था सन्नी देओल ने, तारीख पे तारीख मिल रही है जनाब। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो तारीख पे तारीख आ रही है, इसके तमाम कारण है। ये कोई हवा में नहीं आ रही है या बिना किसी कारण के ये तारीख नहीं आ रही है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें साफ है कि जब तक 60% राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तय नहीं हो जाते तब तक इलेक्शन नहीं होगा। और मेरी जो नॉलेज है, अभी तक मेरे ख्याल से 1 दर्जन से अधिक कुछ राज्यों में कार्यकारिणी बनी है। उसके अलावा कई जगह बन रही है। अभी आपके स्टेट उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्षों की सूची आई थी और वो वापस भेज दी गई। उसके तमाम कारण बताए गए। किसी ने कहा ये फर्जी सूची है, किसी ने कहा ये गलत सूची है, इसमें चेंज करिए, इसमें महिलाएं बढ़ाइए, इसमें दलित बढ़ाइए, क्योंकि निशाना कहीं और है। उसमें कुंभी है, उसमें योगी जी का भी इलाज करना है, उसमें बाकी जो विपक्ष है उसका भी इलाज करना है। तो एक तीर से कई निशाने करने हैं। इसके अलावा जो आप अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष में जो सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है जी, वो है संघ। क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि आप जेपी नड्डा जैसे किसी भी व्यक्ति को उठाइए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। अब वो चलने वाला नहीं है। आरएसएस का डंडा बहुत मजबूत हो चुका है और आरएसएस को आप जितना बहका चुके थे, जितना बहकाना था कि साहब पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएं, लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में चुनाव था, वहां अपने 2 राज्यों में पहले कराए, कश्मीर और महाराष्ट्र में, उसके बाद हरियाणा में और दिल्ली में चुनाव हुए तो सफलता मिली, तो इनको लगा कि आरएसएस दब जाएगी। लेकिन आरएसएस के बिना सहयोग के आप यहां तक नहीं पहुंचे। तो इसलिए आरएसएस जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जो गुजरात लॉबी है, वो कोशिश कर रही है कि हम अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बनाए, लेकिन उस पर आरएसएस सहमत नहीं है। लेकिन कुछ सहमति बन रही है ऐसे नामों पे जिन पे आरएसएस को भी बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है। उसमें शिवराज चौहान सबकी पसंद है, उसमें आरएसएस को भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। और शिवराज चौहान सारी चीजों को फुलफिल करते हैं और एक हिसाब से वो राजनीति के हिसाब से भी नरेंद्र मोदी से भी सीनियर है। लेकिन इसके अलावा इस बार जो शीर्ष नेतृत्व ने एक बड़ा जुमला दिया है, उससे भी आरएसएस विचार करने पे विवश हो गया है। वो क्या है? इनका कहना यह है कि उत्तर भारत के जितने हिंदी पट्टी के राज्य हैं, लगभग सब पे भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई है। और जो हमारी पार्टी के पुराने वाजपेयी जी और अडवाणी जी नहीं कर पाए साउथ में, हम उसकी एक कोशिश करना चाहते हैं आंध्रा और तमिलनाडु को साधने के लिए। आपको याद रखना चाहिए कि अगले 1 साल में तमिलनाडु में चुनाव है। तो तमिलनाडु में चुनाव है तो तमिलनाडु को साधा जाए। और तमिलनाडु को साधने के लिए यह है कि या तो तमिलनाडु से या आंध्र प्रदेश तेलंगाना से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और मेरे सूत्र बताते हैं, ये कल शाम की ताजा घटना है कि गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार का नाम नंबर 1 पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे आंध्र से ही आने वाले जी किशन रेड्डी का नाम चल रहा है, जो केंद्र में कोयला मंत्री हैं। मोदी जी और अमित शाह जी के खास माने जाते हैं, उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन संजय बंदी अमित शाह की खास पसंद है। अमित शाह के ही गृह मंत्रालय में वो गृह राज्य मंत्री हैं, वहां के कद्दावर नेता हैं। तेलंगाना में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन
उन्होंने दिखाया है, और ये चाहते हैं कि साउथ की लॉबी से एक आदमी आता है तो उसका फायदा हमें तमिलनाडु में मिलेगा। और आप देखिए, ये हास्यास्पद है, उत्तर प्रदेश से कड़ी जुड़ रही है कि स्टालिन जो विरोध कर रहे हैं, हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल उसको झंडा लेके आगे बढ़ा है, और आपकी विधानसभा के सामने राष्ट्रीय लोकदल के तमाम विधायकों ने तख्ती लेके विरोध किया है। हिंदी और संस्कृत का जो विरोध करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जो गन्ना किसान आत्महत्या कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, गन्ना किसान को जो 400 पार का रेट दिलाने की बात जयंत चौधरी ने करी थी वो भूल गए हैं, और वो हिंदी की और संस्कृत की लड़ाई तमिलनाडु में लड़ रहे हैं। इसका मतलब समझिए, आज जयंत चौधरी, जब हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं, आज जयंत चौधरी मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में संबोधित कर रहे हैं जनता को, और वहां वो ये तमाम मुद्दे छोड़ के वो हिंदी और संस्कृत की चिंता जता रहे हैं, वो गन्ना किसान की चिंता नहीं जता रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहां पे निशाना है, कहां पे आपका टारगेट है, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैजिक यही कि उधर मैजिक चल नहीं पा रहा है ना, उधर मोदी शाह का मैजिक नहीं चल पा रहा है, तो फिर साधने की कोशिश कर रहे हैं दक्षिण को। जी देखिए, इसमें प्रज्ञा क्या है कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु में लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वहां सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम हथियार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शाम दाम दंड भेद और जो उनके तोते गिद्ध हैं वो सब काम पे लगेंगे, तो उनको लगता है कि हमें भले ही सरकार ना बने, लेकिन हम एक बहुत अच्छी स्थिति में तमिलनाडु में इस बार आ सकते हैं। और क्यों आरएसएस क्यों चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आगे ना बढ़े? केंद्र में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का संघ का भारतीय जनता पार्टी से विरोध है तो व्यक्ति विशेष से हो सकता है, गुजरात लॉबी से हो सकता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाए या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, ऐसा तो संघ कभी नहीं चाहेगा। तो इसलिए संघ भी कहीं ना कहीं इस पर समझौता करता हुआ दिखाई दे रहा है कि साउथ से कोई आए। संघ की खाली एक ही डिमांड है कि हमारे आदमी को भी नई कार्यकारिणी में जगह देनी होगी, और उनका नाम है संजय जोशी। संजय जोशी को अभी पिछले दिनों नागपुर बुलाया गया और नागपुर से सीधे उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया, और 2 दिन वो उत्तर प्रदेश में रहे। अब ये सारी चीजें जताती हैं कि मामला बहुत तेजी से चल रहा है, और जो नंबर 2 है वो भी इस आपदा में कहीं ना कहीं अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं, और उनको ये है कि अगर कोई खतरा नंबर 1 पे आता है तो नंबर 2 की क्या भूमिका रहेगी, कौन सा स्थान उसको मिलेगा, वो भी अपने लिए एक रास्ता, सेफ रास्ता तलाशने की कोशिश में है। इसीलिए सारी कवायद हो रही है, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में थोड़ी देरी हो रही है। जी, अभी तक 11 अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, अधिकतम 6 साल तक जो होगा वो अध्यक्ष रहेगा। तो क्या लगता है, क्योंकि अभी जो चुनाव होंगे वो भी इसी जो अध्यक्ष बनेगा उसी के कार्यकाल में होगा, आपको क्या लगता है कि बड़ा सूझबूझ करके नया अध्यक्ष चुनना है ताकि अगला जो चुनाव हो उसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए? प्रज्ञा जी, जो अभी अध्यक्ष हैं, जो 6 साल से भी ज्यादा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनके नाम 2 दर्जन से अधिक चुनाव जिताने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड इनका अपना है? भाई, रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे ऑफिशियली तो वो तो नड्डा जी के कार्यकाल में आपने जो है अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। तो ये जो रिकॉर्ड बना है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका क्या है, ये भी तो आपको सोचना होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ज्यादा कुछ कर देंगे, इस पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है, इस पे संघ चल रहा है। संघ चाहता है कि आरएसएस की मानसिकता का, आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो हम उससे कुछ न कुछ ऐसे दबाव डलवा के कुछ न कुछ ऐसे निर्णय करा सकते हैं जो संघ हित में होंगे, पार्टी हित में होंगे। अन्यथा अगर इनकी पसंद का व्यक्ति बनता है, जिसमें तमाम नाम आप देख रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, इस तरह के लोग अगर बनते हैं तो क्या वो इनके खिलाफ कोई निर्णय लेने की हिम्मत कर पाएंगे? तो इससे कहीं बचने के लिए जो संघ है वो इनके नामों को दरकिनार कर रहा है, और वो भी किसी ऐसे नाम पे विचार कर रहा है जो कम से कम आरएसएस की विचारधारा को भी आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी में कर सके। संघ का करीबी अगर अध्यक्ष बनता है केपी मलिक सर, तो क्या मोदी शाह का कंट्रोल कमजोर हो जाएगा?
नहीं, देखिए जैसा मैंने कहा, चाहे वो जी किशन रेड्डी हो, चाहे वो संजय कुमार बंदी हो, आप उनको खाली खाली ये नहीं कह सकते कि ये मोदी शाह के करीबी आदमी है या उन्हीं की बात सुनेंगे। इनकी इनकी पहुंच जो है या इनकी मान्यता संघ में भी है, और संघ में भी इनका इतना ही रुतबा है जितना कि भारतीय जनता पार्टी में है, और ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो इसलिए संघ को भी लगता है कि एक बार इनके नाम पे सहमति बन सकती है, क्योंकि संघ भी चाहता है कि साउथ में अगर भाजपा बढ़ती है तो अगले 2 दशकों के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। तो ये सोच के संघ समझौता कर सकता है इनके नामों पे। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि एक कंडीशन है संघ की कि किसी भी कीमत पे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे तो मुझे नहीं लगता कि उनके नाम पे ये दोनों लोग सहमत हैं। इसलिए संघ ने थोड़ा एक कदम पीछे लेते हुए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बना के, चाहे तो राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष के तौर पे उनको लेकर कुछ 2-4 राज्यों का प्रभारी बनाया जाए। इस तरह की कोई डील आरएसएस और संघ के बीच में हुई है, भाजपा के बीच में हुई है, और उस पर ये भी माने हैं और आरएसएस भी माना है। इस समझौते के बीच में किसी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है नाम तय हो गया है, मुझे कुछ इस तरह का लगता है। हालांकि बहुत जल्दी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने का करती रहती, जिसका नाम चलता है उसका नहीं होता है, कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसका नाम हम और आप जानते ही नहीं है। जी। अच्छा अच्छा, एक बात और केपी सर ये कही जा रही है कि अभी मैं आऊंगी, नाम पर भी आऊंगी, लेकिन एक बात और कही जा रही है कि बहुत समय से भाजपा ने अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनाई है। तो वसुंधरा राजे या फिर पुरंदेश्वरी, इनमें से आपको लगता है कि किसी एक का सिक्का चमक सकता है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी है, और उस चीज को फुलफिल करने के लिए नंबर 1 पे वसुंधरा का नाम चल रहा है, पहले भी चला था, आपको याद होगा। लेकिन उस पे ये दोनों जो गुजरात लॉबी के लोग हैं वो सहमत नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो आती हैं तो इनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये लोग उनके नाम पे बिल्कुल जो है सहमत नहीं है। दूसरा जो नाम आप साउथ से आने वाला बता रहे हैं, तो एक थोड़ी सी संभावना मुझे लगती है कि वो शायद उनके नाम पे संघ सहमति दे दे, क्योंकि वो साउथ से आती है और साउथ के एंगल में ही फिट बैठती हैं। तो उनका नाम अभी तक कहीं था नहीं, अभी नया है, तो उसके तहत ही मैंने बंदी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी का बताया है। बल्कि एक जो है शायद एम कृष्णन क्या है, जो पहले झारखंड के राज्यपाल थे, उसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल बने, तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं चल रहा है। तो कोई इस तरह का नाम आएगा जो अभी तक कहीं नाम की रेस में था ही नहीं, और साउथ से बनने की संभावना, प्रबल संभावना मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका मुझे लग रहा है कि अगले साल जो तमिलनाडु का चुनाव है उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जयललिता के जाने के बाद जिस प्रकार से स्टालिन के सामने कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे एक बहुत बड़ी संभावना अपनी देख रही है। उसको ये लगता है कि अगर हम सरकार नहीं भी बना पाएंगे तो हम बहुत अच्छी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का कैडर वहां खड़ा कर सकते हैं। भले इस बार सफलता ना मिले, अगली बार सफलता मिलेगी। इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में बढ़ रही है, और उसी के तहत ये सारे नामों की चर्चा हो रही है। जी। चलिए केपी सर, ये तो हो गई दक्षिण भारत की बात, लेकिन अगर हम बात करें और 3 नामों की जो अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे ज्यादा सोर्स जिनका नाम ले रहे हैं, वो 3 नाम शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान के हैं। आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, मनोहर लाल खट्टर तो रबर स्टैंप है गुजराती लॉबी के, तो मेरी तरफ से तो उनका नाम खारिज है। धर्मेंद्र प्रधान ठीक है, बहुत पहले से उनके धर्मेंद्र प्रधान के सरकार में जुड़े रहे हैं, मोदी शाह के खास हैं, उनको जहां जहां भेजा गया है इत्तेफाक से सफलता हाथ लगी। चाहे आप उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनको देखें, चाहे हरियाणा का प्रभारी देखें, संघ में भी उनसे बहुत कोई नाराजगी नहीं है, संघ भी उनके कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके नाम पे संघ एक बार शायद मान जाए, लेकिन ये भी है कि वो बिल्कुल रबर स्टैंप मोदी शाह के हैं। लेकिन तीसरा जो नाम है शिवराज चौहान का, शिवराज चौहान हर चीज, हर एंगल से कहीं ना कहीं बहुत सीनियर है मोदी जी से भी, और उनमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी हो चाहे संघ हो, दोनों की विचारधारा के अनुकूल है वो, तो संघ उनके नाम पे सहमति दे सकता है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि संजय जोशी और शिवराज चौहान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, संजय संजय जोशी को ही श्रेय जाता है शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाने का,
क्योंकि आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश में उमा भारती को हटा के गौड़ को मुख्यमंत्री बनाया था, तो गौड़ ने हटने से मना कर दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो इस्तीफा दिलाना और नए मुख्यमंत्री का चुनाव करके नया मुख्यमंत्री संजय जोशी को जाता है। इसलिए संजय जोशी ने जो एहसान शिवराज के ऊपर किया है, और शिवराज चौहान बदल सकते हैं अध्यक्ष बनने के बाद, कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं, इसकी संभावना है, इसलिए उनका नाम चल रहा है। और छोटा सा उदाहरण भी आप देख सकते हैं पिछले दिनों, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत बड़ी एक समिट भोपाल में होती है मध्य प्रदेश में, और वहां पे उनको बिल्कुल ही नहीं बुलाया जाता, बिल्कुल उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो वो ध्यान आकर्षित करने के लिए बताते हैं कि मुझे टूटी हुई सीट एयर इंडिया ने दी। अब कोई केंद्रीय मंत्री अपने ही सरकार में अपनी ही बुराई करेगा, ये कैसे संभावित है? अब आपको देखना होगा कि कहीं ना कहीं मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए, दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह का जो है शगुफा शिवराज जी ने छोड़ा है कि मेरी तरफ भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने आप को इग्नोर उनको किया जा रहा है, इस तरह से समझ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आरएसएस के और संजय जोशी के टच में है, तो उनकी भी संभावना है। लेकिन आज जो पिछले 2 दिनों से हलचल दिल्ली के लुटियंस जोन में और जो सियासी गलियारे हैं उनमें जो चल रही है, उनमें साउथ पे ज्यादा चर्चा चल रही है, और साउथ के ये 3 प्रमुख नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और तो संजय आपको बंदी क्या का नाम लगता है मलिक सर की ज्यादा, क्योंकि डिस्कशन आपने बिल्कुल सही बात की कि 2 बातों के चल रहे हैं। एक पहला कि साउथ का कोई होना चाहिए, क्योंकि 20 साल से कोई साउथ इंडियन अध्यक्ष बना नहीं है, और दक्षिण को साधना भी बहुत जरूरी है, मैजिक चलाना है मोदी शाह को अपना, तो एक वो है। और दूसरा डिस्कशन ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संगठन चलाने में माहिर हो, आरएसएस का करीबी हो, गुजरात लॉबी को भी उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आगे तमाम चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किस वाले डिस्कशन पर ज्यादा प्रयास कर रही है भाजपा और संगठन दोनों? देखिए, संघ की पहली पसंद शिवराज चौहान है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की जो आज का शीर्ष नेतृत्व है उसकी दूसरी पसंद है शिवराज चौहान, नंबर 1 की नहीं। मजबूरी में वो मान सकते हैं, लेकिन अगर उनकी चलेगी या उनकी खुशी होगी, ऐसा वो परमिशन शिवराज चौहान को नहीं देंगे। लेकिन अगर संघ दबाव अधिक बढ़ाता है तो उसमें शिवराज चौहान का नंबर आ सकता है। जो दूसरा ऑप्शन साउथ वाला है, उसमें जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसको कोई ऐतराज नहीं है। वहां संघ को देखना है, क्योंकि संघ के सामने ये वाजिब इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, जिसको मुझे नहीं लगता कि संघ भी नकार पाएगा। संघ भी चाहेगा कि भाजपा का विस्तार साउथ में होना चाहिए, इस नाते एक बार को संघ परमिशन दे सकता है कि किसी साउथ के व्यक्ति को बनाए। साउथ में बनाया भी गया है पहले, हालांकि जी कृष्णामूर्ति बने थे पहले, कृष्णामूर्ति जी ने बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद वेंकैया नायडू का कार्यकाल ठीक रहा। बंगारू लक्ष्मण तो कुछ दिन के लिए बने थे, उनके साथ दूसरी घटना हो गई थी, आपको याद है। तो एक हिसाब से देखें तो सफलता कभी नहीं मिली है साउथ के उसको देखते हुए, चाहे वाजपेयी जी का कार्यकाल हो, अडवाणी जी का हो, उसमें सफलता नहीं मिली है साउथ के। लेकिन हमें समय को भी देखना होगा कि अब वो वाजपेयी जी अडवाणी जी का समय नहीं है, अब समय मोदी और अमित शाह का है। ऐसे समय पे तो अगर आपको आसाम में सफलता मिल जाती है तो तमिलनाडु को बड़ी चीज मुझे दिखाई नहीं देती। जी प्रज्ञा, अब कितना समय लग रहा है सर आपको? अभी तो 15 मार्च नई तारीख दे दी गई है, इसके बाद भी एक्सटेंशन होगा क्या? आपको क्या लगता है? क्योंकि 13-14 नहीं दिन मुझे से हम लगता है, तारीख दे चुके हैं, 1 साल से तारीख पे तारीख ही सुन रहे हैं। 15 मार्च नहीं को प्रज्ञा जी ऐलान मुझे होगा। नहीं, नहीं प्रज्ञा जी मुझे नहीं लगता कि अब जो है 15 तारीख के बाद होगा। दूसरा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं कि सनातन को मानने वाली है, कहते हैं कि 15 के बाद शुभ मुहूर्त भी नहीं है, और दूसरा लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो 10 से 15 के बीच में कहीं ना कहीं कोई घोषणा हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। 15 डेडलाइन आ चुकी है, इससे लेट मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि आने वाले जो राज्य हैं उनमें विधानसभा की तैयारियां शुरू हो रही हैं, और सबसे ज्यादा सिरदर्दी बिहार को लेके भारतीय जनता पार्टी के सामने है, तो बिहार पे भी ध्यान लगाना है। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के मामले में आगे बढ़ा जाए, और फिर बिहार को साधने का काम किया जाए, क्योंकि बिहार जाना है तो मुझे नहीं लगता कि इस बार तारीख बढ़ेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही।